नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों के बाद सरकार से बड़ी राहत दी है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने घोषणा की, अब स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड में चलेंगे और उपभोक्ताओं को पहले की तरह बिजली बिल मिलेगा। 15 मई से 30 जून तक शिकायत निस्तारण कैंप लगाए जाएंगे। मई की बिजली खपत का बिल 10 जून तक SMS या व्हाट्सएप से भेजा जाएगा, जिसे जमा करने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। 1912 हेल्पलाइन पर भी विशेष व्यवस्था रहेगी। पुराने बकाया बिल घरेलू उपभोक्ता 10 किस्तों और अन्य उपभोक्ता 3 किस्तों में जमा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार कर जातीय संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है। विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में लगभग 60% प्रतिनिधित्व OBC और अनुसूचित जाति वर्ग से हो गया है। पार्टी ने पिछड़े वर्ग की लोध, पाल, विश्वकर्मा, गुर्जर और जाट जैसी जातियों को प्रतिनिधित्व देकर समाजवादी पार्टी के PDA समीकरण को चुनौती देने की कोशिश की है। दलित समाज में भी नए मंत्री शामिल किए गए हैं। भाजपा का उद्देश्य चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण मजबूत कर सपा बसपा के पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाना माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा 21 मई को आयोजित करने के लिए जिलों की अग्रिम सूची जारी कर दी है। ये परीक्षा प्रदेश के 44 जिलों में पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upssc.government.in पर शुल्क जमा करने के बाद अपने परीक्षा जिले की जानकारी देख सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से संबंधित सभी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाएगी और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारी पूरी है। मायावती ने यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका असर जनता के जीवन में दिखना चाहिए। उन्होंने X पर जारी बयान में कहा कि ये सरकार का आंतरिक राजनीतिक निर्णय है, लेकिन इसका प्रभाव गरीबों, किसानों, युवाओं की सुरक्षा व जीवन सुधार पर दिखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि परिणाम जमीन पर नहीं दिखते तो इसे राजनीतिक संतुलन या जुगाड़ माना जाएगा। लखनऊ में हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और ब्राह्मण समाज की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि बसपा सरकारों में सभी वर्गों को बेहतर सुरक्षा और न्याय मिला था। उत्तर प्रदेश में जनगणना की स्वगणना प्रक्रिया के दौरान फॉर्म भरने में गलती होने पर अब घर बैठे सुधार किया जा सकेगा। इसके लिए नागरिकों के पास स्वगणना ID होना जरूरी है, जिसकी मदद से प्रगणक जानकारी संशोधित करेंगे। स्वगणना पोर्टल 21 मई तक खुला रहेगा। फॉर्म में मकान, वाहन, इंटरनेट समेत 33 सवालों की जानकारी देनी होती है और इसे परिवार के मुखिया के नाम से भरा जाएगा। मोबाइल नंबर और OTP अनिवार्य है। 22 मई से डोर टू डोर सत्यापन अभियान शुरू होगा, जिसमें 10,000 से अधिक प्रगणक और सुपरवाइजर शामिल होंगे। चंद्रशेखर आजाद की पश्चिमी यूपी में बढ़ती सक्रियता ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मेरठ की राजनीति को गरमा दिया है। चर्चा है कि वे हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसे सत्ता की भाग्यशाली सीट माना जाता है। आजाद समाज पार्टी मेरठ की सभी 7 सीटों पर तैयारी कर रही है, जिससे बसपा, सपा और भाजपा की चिंता बढ़ गई है। दलित युवाओं में चंद्रशेखर की लोकप्रियता बसपा के वोट बैंकों को प्रभावित कर सकती है, जबकि मुस्लिम और दलित वोटों के बंटवारे से सपा के PDA समीकरण पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मुसलमानों के नाम खुला पत्र जारी कर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिम वोट लेती है और अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। रजवी ने अखिलेश यादव की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और वायरल तस्वीरों का जिक्र करते हुए सवाल उठाए। साथ ही मुसलमानों से सपा से दूरी बनाकर 2027 चुनाव के लिए नया मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार करने की अपील की। अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी के खाने की तेल की खपत कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को संकट याद आ गया। उन्होंने भाजपा सरकार को देश का असली संकट बताते हुए महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने सवाल उठाया कि चुनाव के दौरान नेताओं की फिजूलखर्ची पर कोई रोक क्यों नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों से देश राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट में फंस गया है तथा जनता अब बदलाव चाहती है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वे दिन में भाजपा का विरोध करते हैं, लेकिन रात में भाजपा नेताओं से मुलाकात करते हैं। राजभर ने खनन घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि इसी कारण अखिलेश जेल से बाहर हैं। उन्होंने सपा के PDA अभियान पर भी तंज कसते हुए इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। साथ ही कहा कि अखिलेश सिर्फ सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है
राजभर ने कांग्रेस और शशि थरूर के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा कि सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करने वाले इतिहास से गायब हो गए, लेकिन भारत की सांस्कृतिक चेतना आज भी जीवित है। उन्होंने मोहम्मद गौरी और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे भारत की आत्मा को नहीं मिटा सके। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल और अयोध्या राम मंदिर को सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भी सराहना की। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का डीप टेक कैपिटल बनाने के लिए सरकार एआई, ड्रोन, रोबोटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने 1998 के ऑपरेशन शक्ति को भारत के आत्मविश्वास और वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक अब गांवों और किसानों तक पहुंच चुकी है तथा डीबीटी और डिजिटल सेवाओं से लोगों का जीवन आसान हुआ है। उन्होंने युवाओं से नई तकनीक अपनाकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में योगदान देने की अपील की। समाजवादी पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी अब राजनीतिक सलाहकारों, फर्मों और पेड वर्कर्स की बजाय जमीनी कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा करने की तैयारी में है। सपा का फोकस बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और मतदाता सूची की निगरानी पर रहेगा। पार्टी को आशंका है कि चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी बड़ा मुद्दा बन सकती है। इसी कारण पीडीएफ रेडी जैसे स्थानीय नेटवर्कों को सक्रिय किया जाएगा। सपा नेताओं का मानना है कि मजबूत संगठन और कार्यकर्ता ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी ताकत हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीआरओ चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। गिरफ्तारी आरोपी राज सिंह की मां जामवंती सिंह ने बेटे को बेगुनाह बताते हुए सीसीटीवी फुटेज पेश करने का दावा किया है। उनका कहना है कि घटना के दिन राज बलिया और लखनऊ में परिवार के साथ मौजूद था। परिवार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं पुलिस का दावा है कि यूपीआई पेमेंट, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई। 6 मई को मध्यम ग्राम में हुई इस हत्या के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति भी गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश सुबॉर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने एएसओ और एआरओ भर्ती 2026 में पदों की संख्या बढ़ाकर 1565 कर दी है। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई 2026 तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार यूपीएसएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने और फॉर्म में संशोधन की आखिरी तारीख 25 मई 2026 है। भर्ती में योजना विभाग, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और पावर कॉर्पोरेशन समेत कई विभागों में पद जोड़े गए हैं। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में पीजी डिग्री और यूपी पीईटी 2024 पास होना अनिवार्य है। और 12 मई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम आमतौर पर गर्म और शुष्क रहने की संभावना है, क्योंकि ये समय प्री मानसून गर्मी का होता है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाएं चल सकती हैं, जिससे लू जैसी स्थिति बन सकती है। रात में तापमान थोड़ा कम रहेगा, लेकिन उमस महसूस हो सकती है। कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश की उम्मीद बहुत कम है। लोगों को धूप से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।